Hello, good morning, students. Morning, sir. Students, today we are going to learn English from zero. What is the zero? Now we are going to understand about that. सबसे पहले हम लिखते हैं A, B, C, D, Z. इन A, B, C, D को हम शॉर्टकट लैंग्वेज में क्या कहते हैं? A to Z. क्या कहते हैं? A to Z. A to Z के अंदर टोटल मिलाकर कितने लेटर्स होते हैं? 26. ये ए बी सी डी जितने भी वर्ड है ये सब लेटर्स कहलाते हैं और इन्हीं को हम शॉर्टकट लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ए टू जेड. कुछ एबीसीडी भी कहते हैं. इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो नेम मिला है वो क्या नाम मिला है? अल्फाबेट. क्या नाम दिया है? अल्फाबेट. अल्फाबेट जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, अल्फा प्लस बीटा. ये अल्फा एंड बीटा बोथ आर ओरिएंटेड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज. ये दोनों ही जो शब्द है या दोनों ही जो अल्फाबेट है वो कहां से मिले हमें? ग्रीक लैंग्वेज में. इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना और ये होता है इसका मतलब होता है सेकंड. ये दोनों ही अल्फाबेट ग्रीक लैंग्वेज की स्टार्टिंग के अल्फाबेट है. जैसे हमारी ए बी सी डी उसी तरीके से उनकी भी क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जेटा, थीटा एटसेट्रा. तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है. लेकिन इंग्लिश जो है, इंग्लिश की जो ए टू जेड है ये कौन सी लैंग्वेज में बेस्ड है? दीज आर ओरिएंटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज? लैटिन लैंग्वेज. अब लैटिन लैंग्वेज जो है इसी को ही हम कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? रोमन लैंग्वेज. इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जो इंग्लिश है उसकी लिपि कौन सी है? रोमन. जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट. जिस तरीके से हिंदी की हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी. और हमारी उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी. लिपि का क्या मतलब होता है? शायद आप लोगों को बताया था. हाँ, किसी भी भाषा को अगर आप लिखना चाहते हो तो उन्हें लिखने के लिए जिन साइन जिन चिन्हों की जरूरत पड़ती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को लिपि कहा जाता है. तो लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट. तो ए टू जेड यानी कि इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? रोमन. ठीक है. अब इंग्लिश की अगर हम डीपली नॉलेज पर अगर जाए तो एंशिएंट टाइम में जो ये ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज. ये ग्रीक जो लैंग्वेज है इसकी अल्फाबेट जब जनरेट की गई थी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है. ग्रीक जो लैंग्वेज है वो किनकी लैंग्वेज है? यूनानियों की. इसको दूसरा नाम यूनानी लैंग्वेज भी कहा जाता है. ये लोग व्यापारी हुआ करते थे, समुद्र का अच्छा ज्ञान था इन्हें. तो ये क्या करते थे? वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश में जाते थे. किसके लिए? व्यापार के लिए. और जब व्यापार करने के लिए जाते तो इन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था. दे फेस द प्रॉब्लम. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम? लैंग्वेज प्रॉब्लम. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक दूसरे की भाषा जानते हैं तो हमारा बैलेंस बन सकता है, तालमेल बन सकता है. लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज अलग है तो एक इंसान को अपनी लैंग्वेज दूसरे को समझाना भी आसान काम नहीं होता. उस टाइम पर इनके सामने यही प्रॉब्लम आया करती थी. उस टाइम पे इन्होंने एक इरादा किया कि हम अपनी लैंग्वेज जनरेट करें. इन्होंने अपनी लैंग्वेज जनरेट की तो इनकी जो लैंग्वेज जनरेट हुई जिसे ग्रीक लैंग्वेज कहा जाता है, ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में से निकली थी? जिसे हम फोनिशियन राइटिंग सिस्टम कहेंगे. क्या कहेंगे? फोनिशियन राइटिंग सिस्टम. पुराने जमाने में जो आपने देखा होगा कि जो खोज की गई थी तो उसके अंदर क्या हुआ था कि मेसोपोटामिया जो नाम सुना होगा आपने, तो ये लैंग्वेज वहीं से निकली थी. तो ये फोनिशियन के अंदर से ही ग्रीक लैंग्वेज की अल्फाबेट निकली, जैसे मैंने बताया अल्फा, बीटा, डेल्टा. तो इन्होंने जो इसके थ्रू जो अल्फाबेट अपनी खुद की बनाई थी वो क्या थी? कॉन्सोनेंट. उसके अंदर ओनली क्या चीज थी? सिर्फ कॉन्सोनेंट थी. बाकी वाउल जो इन्होंने बनाए वो अपने खुद के बनाए.
जब इन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई और आसपास की कंट्रीज के अंदर उसको स्प्रेड करना शुरू किया, तो एक कुछ पीपल हुआ करते थे जो इटली के अंदर रहते थे। इटली के अंदर कुछ लोग रहा करते थे। इटली के अंदर रोमन साम्राज्य शुरू होने से पहले कुछ लोग रहा करते थे जिन्हें क्या कहता था, एट्रस करते। इन लोगों ने जब इस लैंग्वेज को देखा तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने इसी अल्फाबेट्स को अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यूज करना शुरू किया। उसके बाद जब यहाँ पर रोमन आ गए तो रोमन ने इसी लैंग्वेज को और ज्यादा डेवलप किया और जो आसपास की कंट्रीज थी जैसे कि अटलांटिक महासागर जो हो गया हमारा, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के जो आसपास की कंट्रीज थी जैसे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रोमानिया, पुर्तगाल, इन कंट्री के अंदर इन्होंने इस लैंग्वेज को फैलाना शुरू कर दिया, स्प्रेड करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज की डेट में अगर हम इन लैंग्वेज को देखें तो उनकी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज का साउंड तो अलग है बट उनकी जो अल्फाबेट्स है वो क्या है, ABCD। फ्रांस की भी अल्फाबेट क्या है, ABCD, साउंड क्या है, डिफरेंट। जर्मन का भी साउंड क्या है, डिफरेंट, और राइटिंग स्किल क्या है, ABCD। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से इंग्लिश की शुरुआत हुई। तो इंग्लिश के अंदर कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं जिसे कहते हैं चेंजिंग होना, ईयर पर ईयर चेंजिंग होती रही है। हम ये तो कह सकते हैं कि इंग्लिश इज बेस्ड ऑन लैटिन लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज, बट आज की डेट में जो हम मॉडर्न इंग्लिश देख रहे हैं, ये इंग्लिश जो है ये क्या है, आज की जो इंग्लिश है हमारी वो लैटिन एंड जर्मन, एंग्लो सेक्शन, इनका क्या है, मिक्सचर है। अब ये हम समझते हैं लैटिन तो हमें समझ में आ गया, बट ये जर्मन एंग्लो सेक्शन क्या है। जर्मन एंग्लो सेक्शन जो है ये दोनों के दोनों ट्राइब थे यानी कबीले थे जो जर्मन के थे और ये करीब 410 AD में ब्रिटेन के अंदर आके सेटल्ड हो गए थे। अब ये आप समझ रहे होंगे AD क्या होता है, ये AD को समझ लेते हैं मेरा। ये कुछ वर्ड हमारे सामने आ जाते हैं AD और एक वर्ड आता है BC, आपने सुना होगा जब आप रीड करते हो तो। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट यानी जेसस क्रिस्ट, और इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। इसको इसका मतलब होता है कि इन द पीरियड ऑफ, इन द टाइप ऑफ, या फिर इन द टाइम ऑफ, या फिर इन द ईयर ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी जो टाइम जो चल रहा है, फॉलोइंग जो टाइम है ये हमारा क्या है, एनो डोमिनी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस टाइम पर 410 AD यानी एनो डोमिनी यानी जीसस क्रिस्ट के आने के बाद का समय जो है, तो उस टाइम पर इतने साल बाद ये लोग ब्रिटेन के अंदर कहा क्या हो गए थे, सेटल्ड हो गए थे। क्लियर है। तो उसके बाद में इन्होंने अपने लैंग्वेज को और ये इंग्लिश को कुछ इस तरीके से पेश किया कि आज की डेट में जो इंग्लिश है वो लैटिन और जर्मन एंग्लो सेक्शन का मिक्सचर मानी जाती है। ज्यादा क्लियर हो गया। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें इंग्लिश के इतिहास की, तो इंग्लिश के अंदर इंग्लिश जो है आज से करीब 2500 साल पहले डुए नोज इंस्क्रिप्शन के नाम से, इंस्क्रिप्शन के नाम से पहला एग्जाम्पल पेश किया गया था दुनिया के सामने। ये 6th सेंचुरी के अंदर हुआ था। इंग्लिश को अगर हम देखें तो इंग्लिश को तीन पीरियड्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ओल्ड इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश थी वो 5th सेंचुरी के अंदर आई, और उसके बाद आती है फिर मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश जो है, मिडल इंग्लिश 1066 में आई और ये 1066 AD तक रही। उसके बाद ये 1485 AD तक, और उसके बाद जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो आज की इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश जो आज हम देख रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश हमारी
1485 के बाद से 1485 के बाद से आज तक जो हमारी लैंग्वेज चल रही है वो कौन सी लैंग्वेज है? मॉडर्न इंग्लिश है। अब अगर हम बात करें ओल्ड इंग्लिश की, तो ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो पहले अल्फाबेट थे वो कितने थे? 29 अल्फाबेट थे। लेकिन आज की डेट में जो अल्फाबेट है वो कितने हैं? 26। इसमें क्या हुआ कि जो शुरुआत में अल्फाबेट जो आए थे हमारे सामने वो ओल्ड इंग्लिश के क्या थे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, पी, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, जिसमें जे, यू एंड डब्ल्यू ये तीनों वर्ड स्टार्टिंग में नहीं थे। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स कुछ और वर्ड भी थे, जैसे कि आपने देखा होगा, इसे हम एंड कहते हैं लेकिन इसका नाम होता है एम्परसैंड। इसे ये भी एक अल्फाबेट टाइप था, इसे कहते थे हम। इसके बाद फिर कुछ इस टाइप का एक अल्फाबेट था जिसे कहते थे हम सॉन। इसके बाद इसे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसे कहते थे यिन। इसके बाद फिर अल्फाबेट आया, इसे कहते थे एस। इसके बाद फिर एक और अल्फाबेट, इसे कहते थे ऐश, जिसकी शक्ल आज की डेट में चेंज होकर कुछ इस टाइप की हो गई है। ठीक है, तो these were total 29. How many? These were the total 29 alphabet in the old time, in the old English. तो पुरानी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कितने अल्फाबेट थे? 29. बट ये उसके बाद 1066 तक तो यही रहा। उसके बाद आफ्टर दैट हमने क्या किया कि इन अल्फाबेट्स को सबको निकाल दिया। जब हमने इन अल्फाबेट्स को निकाला उसके बाद एक वक्त आया हमने एम्परसैंड को भी निकाल दिया। तो टोटल मिलाकर अब अल्फाबेट्स कितनी बची थी? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो कितनी अल्फाबेट बची? 3 अल्फाबेट्स। उसके बाद में 13 to 14 सेंचुरी हमें यू एंड डब्ल्यू ये दोनों वर्ड अल्फाबेट मिले, और इन दोनों के बाद 15 सेंचुरी के अंदर हमें जे मिल गया। उसके बाद से लेकर आज तक जो अल्फाबेट है हमारी वो कितनी है? 26 अल्फाबेट। क्लियर हो गया? तो आज की डेट जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं वो कितनी अल्फाबेट्स है? 26। अब ये 26 जो अल्फाबेट्स हैं ठीक है, अभी हम बात करते हैं अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स को हम जैसे कि आज की डेट में जानते हैं हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, और दूसरा वाउल्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? कॉन्सोनेंट का मीन्स होता है अक्षर। जैसे हमारी लैंग्वेज भी है ना, का, खा, गा, घा, तो हमारी लैंग्वेज में भी है ना। तो कॉन्सोनेंट वही चीज है, यानी कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी एंड yes T, U, V, W, X, Y, Y naught and Z. These are the 19 alphabets. How many? These are the 19 alphabets. तो ये consonant, we can say that consonant. तो consonant जो है हमारे कितने होते हैं? 29। और जबकि वाउल्स हमारे कितने होते हैं? A, E, I, O, U। बट इन्हीं के सेंटर में 2 वर्ड्स मोर, 2 वर्ड और भी होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? Y and W। इनको कहते हैं हम सेमी वाउल्स। क्या कहते हैं इनको? सेमी वाउल्स। सेमी वाउल्स का मतलब हुआ कि these 2 वर्ड्स फंक्शन बोथ साइड। ये कॉन्सोनेंट यानी अक्षर का काम भी करते हैं और यही अल्फाबेट ये मात्रा का काम भी करते हैं। वाउल्स का मतलब मात्राएं,
कॉन्सोनेंट का मतलब अक्षर, तो ये मात्राएं हैं, तो ये मात्रा का काम भी करते हैं और ये अक्षर का भी। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, मान लीजिए ये क्या लिखा है, YATCH, क्या हुआ, याच। तो याच यानी कि ये या से यज्ञ, यानी कि एक तरीके से ये कॉन्सोनेंट का साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड जो है अक्षर का काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट ONLY, यहां पर Y क्या कर रहा है, Y यहां पर E का काम कर रहा है, यानी ऑन, सॉरी, ऑन ली। अब ऑनली के अंदर हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये किसका काम कर रहा है, मात्रा का काम कर रहा है। तो यहां पर हम देखें तो टोटल वाउल्स हमारी कितनी है, 5, और सेमी वाउल्स कितनी है, 2। कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं, 90।